तो आज 27th मीटिंग के ऊपर जा रहे हैं। 26 मीटिंग के अंदर हमने देखा था पूरा प्राणी योग के ऊपर और ख़ास करके बंधु के ऊपर तावरिया जी ने सब बात बताई थी। अब उसके ही संदर्भ में और थोड़ी आगे बात वो इस मीटिंग में भी करेंगे। बंधु के फ़ायदा क्या है, किस तरह करना है वगैरह वगैरह इस मीटिंग के अंदर वो बताने जा रहा है। तो पढ़ते हैं 27th मीटिंग 28 अक्टूबर 1983 पेज नंबर 21। एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू नोट्स ऑफ 26 मीटिंग। अब जो 26वीं मीटिंग में उन्होंने जो कहा था उसको और ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी आर अबाउट टू एम्बार्क ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ प्राण योगा। अब हम प्राण योग की जो प्रैक्टिस है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लाइक यूनिवर्सल डिवाइन माइंड विच फ्लोज थ्रू ईच इंडिविजुअल थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड येट फील्स द एंटायर यूनिवर्स, thus placing each individual in a position to contact the whole or any part of the universe. In the same way, the cosmic prana flows through each individual's body and gives each individual the opportunity to gather the immense force and power of the cosmic prana, which likewise fills the whole universe. तो अभी हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर दो चीज़ आती है, वो हम जानते हैं। एक जो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से जो चीज़ आती है उसको हम हमारे अंदर वो इंडिविजुअल माइंड बन के आती है, जिसको हम चित्त कहते हैं, और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड को चिट्टी कहते हैं। तो चिट्टी से जो आता है हमारे अंदर एक चीज़, एक फोर्स, एक शक्ति, वो है चिट्टी से चित्त बना। इसी तरह दूसरा जो एक कॉस्मिक लेवल के ऊपर जो माइटी फोर्स है उसको कॉस्मिक प्राण कहा जाता है। तो कॉस्मिक प्राण जो है वो भी इसी तरह हमारे अंदर आता है, हमारी जो इडा पिघला नाड़ी से वो अंदर आता है, और वो भी हमारे सिस्टम को चालू रखने के लिए इतना ही उपयोगी है। तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जो से जो आता है वो खास करके हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाता है, और हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो हमारा चित्त है वो इससे एक्टिव बनता है, कामकाज करता है। और जो इसी तरह हमारा जो कॉस्मिक प्राण से जो हमारे अंदर इंडिविजुअल प्राण आता है वो हमारे अंदर बॉडी के अंदर की आगे देखेंगे कि वो चक्रों के ऊपर जाते हैं, और चक्रों को वो रोटेट करके एक फोर्स निर्माण करते हैं कि जिसके द्वारा हमारे शरीर की सिस्टम सब चालू रहे हैं। तो ये दो माइटी फोर्सेस है और इसको हमें पहचानना है। और इनफैक्ट ये दोनों से ही दोनों योग बने हैं। एक से जो चित्त या जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से जो फोर्स आता है उससे मनोयोग बना, और जो कॉस्मिक प्राण से जो फ्लो आता है उससे हम प्राण योग बना। तो ये दोनों योग है और उसका हमें हमारे डेवलपमेंट के अंदर उपयोग करना है। Yet we feel that on this little planet we are isolated like some shipwrecked persons on a lonely island in the middle of the Pacific Ocean. Because for light years around we find no signs of life, and all seems to be silent, and we seem to get no answer to any of our inquiry from any direction. अब ये सब सारा इतना सारा फोर्सेस काम कर रहा है, हमारे अंदर आता है, पूरे यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि इस पृथ्वी एक ही ग्रह है और इसके ऊपर हम अकेले ही हैं। जैसे कि कोई जहाज़ टूट जाता है और उसके जो मुसाफिर है वो कोई आइलैंड के ऊपर, कोई टापू के ऊपर भटक जाते हैं, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं कि एक पूरा ब्रह्मांड है, उसके अंदर जैसे कि हमारा एक ही प्लेनेट है और हम ही ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर अकेले हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है कि
कई बार हम प्रयत्न करते हैं कि भाई दूसरे कोई प्लेनेट से, दूसरी कोई सोलर सिस्टम से कुछ हमें जवाब मिले, कुछ साइन मिले कि भाई कोई और जगह पर भी लाइफ जैसा कुछ है, पर कहीं से भी ये हमें मिलता नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अकेले ही इस ब्रह्मांड के अंदर है। हकीकत ये है कि हमारे साधन जो है वो हमारे साधन इतने मर्यादित है कि उसके कारण हम जो है वो ये चीज़ों को ये नहीं कर सकते। कि तावरिया जी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर तो इतनी सारी ये जो है ऐसे बहुत सारे प्लेनेट्स है कि जहाँ से हम जहाँ बहुत सारे ऐसे लिविंग एंटिटी है, बहुत सारी जगहों पर लाइफ है, पर हम इसको ये कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि भाई ये जैसे कि कोई दूसरी जगह पर कोई लाइफ ही नहीं है। तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा तो एक पॉइंट के ऊपर उसको समझ में आएगा कि नहीं, दूसरी जगहों पर भी, हालांकि अभी कुछ एलियंस की बात हो रही है और ऐसा कुछ ये लोग पता करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई एलियंस दूसरी दुनिया से आते हैं तो कोई और दुनिया में भी कुछ जीव हो सकते हैं। ऐसा अभी थोड़ा हंच है, अभी कोई उसके खास प्रूफ नहीं मिले हैं। तो ये नहीं है, तावरिया जी पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में लिखते हैं कि बहुत सारी जगह पर बहुत सारी ह्यूमैनिटी है और कहीं तो हमारे से बहुत आगे की है और कहीं हमारे से बहुत पीछे की भी है। तो ये जब एक योगी ध्यान में जाता है तो दूसरी जगह के ऊपर की जो ह्यूमैनिटी है उसका कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा वो अपना अंदर का इसका लेवल होता है उस तरह ऊपर की या नीचे की ह्यूमैनिटी का वो कांटेक्ट कर सकता है। But after knowing that two most powerful links are established by God and nature, linking us to every part of the universe with force and awareness of the highest order, should we yet think that we are isolated and unawed for? तो अभी जो हम जब जानते हैं कि भाई कुदरत ने ऐसे दो पावरफुल ये लिंक्स हमें दी है, एक यूडीएम की और एक कॉस्मिक प्राण की, तो फिर और उसके द्वारा हमारे अंदर जो फोर्स और अवेयरनेस जो आते हैं और वो हाईएस्ट ऑर्डर के अवेयरनेस और फोर्स को भी हम अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो फोर्सेस वगैरह जो अंदर आते हैं उसका हम जब राइट यूज़ करते हैं तो हम हमारा जो बीइंग है उसको इस तरह ऊपर उठाते हैं। तो ये अभी इतने और दूसरी बात ये भी है कि हम ये चीज़ों से पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ सकते हैं, उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, दूसरे यूनिवर्स है, दूसरी ह्यूमैनिटी है, क्योंकि यूडीएम जो है वो ऑल परवेडिंग है, मतलब कि हर जगह वो फैली हुई है। तो आप उसके साथ जुड़ जाते हो तो ब्रह्मांड की कोई भी जगह के साथ आप जुड़ सकते हो। इसीलिए ये चीज़ है। तो हमें ये अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम आइसोलेट है या हम बिना संभाल रखे हुए हैं, ऐसे फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पावरफुल जो शक्तियाँ हैं उसके द्वारा हम ब्रह्मांड में कहीं से भी ब्रह्मांड में कहीं पर जा सकते हैं या जुड़ सकते हैं। To establish these two links, the need for mind and prana yoga arises. अब ये इसके साथ जुड़ने के लिए ये जो है, जो शक्तियाँ दो है उसके साथ जुड़ने के लिए दो प्रकार के योगा का उद्भव हुआ है, एक है माइंड योगा, एक है प्राण योगा। Once these practices are established within our body system, they will become a part of our being, and then one marvel at what is. अब ये जब हम धीरे धीरे करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं, प्राण योगा की प्रैक्टिस करते हैं पहले तो, और इसके द्वारा धीरे धीरे करके वो चीज़ हमारा बीइंग का भाग बन जाता है। ये प्रैक्टिस ही हमारा बीइंग का भाग बन जाता है, और फिर ये जो प्राण जो है वो प्राण की प्रक्रिया हमारा भाग बन जाता है। तो
तो एक पॉइंट के ऊपर इतना चेंज आता है कि हमें आश्चर्य होता है कि अरे इतना सारा परिवर्तन आ सकता है। एक आश्चर्य का भाव अंदर आता है कि ये साधना से इतना सारा परिवर्तन आ सकता है क्या। तो ये एक जब इस तरह की साधना हम करते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं तो हमें तो एक अनुभव होता है और दूसरे लोगों को भी अनुभव होता है कि ये व्यक्ति के अंदर काफ़ी चेंज आया है। तो इस तरह का एक पॉइंट के ऊपर हमें भी और दूसरों को सबको एक आश्चर्य का भाव लगता है कि देखो साधना कैसी चीज़ है कि व्यक्ति के अंदर इतना परिवर्तन या जिसको कहें आगे जाके ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। डाउट्स, फिलोसॉफी, थियरीज, रिलीजियन, राइट्स and ceremonies all look meaningless and uncalled for। तो जब इस स्थिति बनती है, अंदर की इतनी उच्च स्थिति बनती है, तब फिर न कोई डाउट रहता है, न कोई फिलोसॉफी की जरूरत पड़ती है, न थियोरी के को या रिलीजियन या कोई पूजा पाठ वगैरह उत्सव, इन कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब जो है वो मीनिंगलेस उसको लगते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति इतनी ऊपर हो जाती है कि उसको लगता है कि भाई ये सब अब अनावश्यक चीज़ है। तो ये हमें साधना को यहाँ तक ले जाना है, इतने ऊपर उठना है कि ये जो चीज़ों में अभी हम खेल रहे हैं, फिलोसॉफी में, थियरी में, धार्मिक क्रियाकांडों के अंदर जो हम उलझे रहते हैं, उससे एक पॉइंट के ऊपर ऐसा आना चाहिए कि हम इसके ऊपर निकल जाए। तो ये साधना ऐसी चीज़ है। टू लेबल वन सेल्फ एज बिलोंगिंग टू दिस प्लेनेट और सोलर सिस्टम seems stupid when one finds oneself being everywhere like the all-pervading cosmic prana and the universal divine mind। अब जब ये पूरा ब्रह्मांड फैला है और पूरा ब्रह्मांड के साथ हम जुड़ सकते हैं, तो इस तरह का सोचना और लेबल करना कितना गलत होगा कि भाई ये हम तो इसी प्लेनेट के वासी है या इसी सोलर सिस्टम के ही वासी है और इसी सोलर सिस्टम में हम अकेले हैं। इस तरह का सोचना विचारना ये एक स्टुपिडिटी है, एक मूर्खामी है। और हमको ये अनुभव करना चाहिए कि जिस तरह यूनिवर्स के अंदर ये कॉस्मिक प्राण और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड सब जगह पर फैले हुए हैं, इसी तरह हम भी हमारा बीइंग भी इस तरह फैल सकता है। अब जीसस का कोटेशन यहाँ दिया है, आस्क एंड यू शैल गेट, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। तो यहाँ ये वाक्य तो इसलिए दिया है कि भाई आप करो और पाओ। अगर आप करोगे ये सारी चीज़ें तो आप जरूर पाओगे, इसलिए यहाँ कहा है आस्क एंड यू शैल गेट, मांगो, मतलब कि आप इसको प्रैक्टिस करो और प्राप्त करो। नॉक एंड इट शैल ओपन अनटू यू। तो ये जो बात है ये हमारी साधना के लिए साधना को लागू पड़ती है। लिटिल वंडर दैट क्राइस्ट कुड से दिस वर्ड एज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस रिवील्ड टू हिम and which experience can also be yours। तो ये शायद ही हमें आश्चर्य होगा ये शब्दों को जानकर या पढ़कर, क्योंकि जीसस का जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वही ये चीज़ बताता है। ये कोई खाली उन्होंने कोई फिलोसॉफिकल नहीं बताया, पर जीसस ने जिस तरह ये सब प्राप्त किया था ये वही बात वो अपने एक्सपीरियंस से यहाँ हमें बताते हैं और वही चीज़ हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्लीज नोट दिस केयरफुली दैट व्हेन वी टॉक ऑफ बंध वी डू नॉट टॉक अबाउट द फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन अलोन, फॉर दैट इज ओनली ए स्मॉल पार्ट एंड लीस्ट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस। अब हमने लास्ट मीटिंग के अंदर देखा था कि जो बंध है उसके दो स्वरूप है। शुरुआत के अंदर हमें उसको फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जैसे कि मूल बंद करते हैं तो लोअर एब्डोमेन या जो पेरिनियम का एरिया है उसको हमें फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है।
पर आगे जाके एक ऐसी स्थिति बनती है, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तो बाद में आप खाली उसके बारे में सोचते हैं, एक विचार आता है, तो भी वो अपने आप में साइकिक लेवल पर इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। या फिर आप थोड़ा अटेंशन वहाँ पेरिनियम के ऊपर डालते हैं तो अपने आप में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है तो फिर तो आप महसूस करोगे कि जब जब आप रिलैक्स होते हैं तो अपने आप में ये कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। ना आपका ध्यान है, ना आपकी इच्छा है, फिर भी इस तरह की प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये बहुत सुंदर चीज़ बनती है। उसकी संवेदना ऐसी होती है कि हमें वर्तमान में ला देती है, क्योंकि हम नॉर्मली जो विचारों में खोए खोए रहते हैं, तो शरीर के अंदर ऐसी जब सुखद संवेदनाएं शुरू होती हैं तो मन अपने आप में उसके अंदर रहता है और फिर जो डे ड्रीमिंग वगैरह है वो भी वहाँ बंद हो जाता है। तो हमारी प्रैक्टिस को इतनी आगे ले जानी है कि हमें ये जो हम संवेदना के साथ जुड़ सके और ये साइकिक लेवल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो चालू हो जाए। द कॉस्मिक प्राण that fills our body as it does fill the entire universe is affected in the same way and contaminated in the same way as the universal divine mind flowing through each individual। अब हम जानते हैं कि भाई यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आता है और जब वो सेल्फ माइंड बनता है या चित्त बनता है, फिर वो ब्रेन की प्रोसेसेस के साथ में मिक्स होता है, तो क्या होता है कि वो कंटेमिनेट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है। क्योंकि जब वो फ्लो जो है, जब वो मेमोरी को मिलता है, तो क्योंकि मेमोरी पास की है या कहे कि मेमोरी अपने आप में एक दूषित है, तो फिर वो जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर जो आया था, जो एक प्रवाह अंदर आया था, उसको भी वो दूषित कर देता है। और उसी चीज़ जो है वो प्राण के लिए भी है। कॉस्मिक प्राण जो है वो ब्रह्मांड के अंदर तो एकदम प्योर है, बहता रहता है, पर वो जब हमारे अंदर आता है, फिर हमारी अंदर एस्ट्रल के अंदर जाता है, नाड़ियों के अंदर घूमता है और फिर वापस बाहर निकल जाता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो भी कंटेमिनेट हो जाता है। द वेरियस सेंटर्स विद इन अस ड्यू टू द अनहेल्दी थिंकिंग on our part, which in turn create conflict and diseases within our body system, vibrate at different rates of vibration that is different from the rate they should vibrate at different centers, and such being our internal state. The cosmic prana, Vayu, rotates within our body at different centers, either clockwise or anti-clockwise, depending on the state of our inner centers and not in keeping with its original pattern. तो ये जो बात है कि एक बात तो है कि हमारे अंदर जो ये चक्र है वो जिस तरह काम करने चाहिए वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारी जो गलत सोच है, अनहेल्दी थिंकिंग जो है, तो मैंने पहले बताया अभी कि भाई ये जो कॉस्मिक प्राण है वो हमारे बॉडी के अंदर आता है और चक्रों के ऊपर जाता है, चक्रों को घुमाता है और चक्र एक फोर्सेस बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि हमारा जो है वो अनहेल्दी थिंकिंग है, मतलब गलत प्रकार की हमारी सोच है, इससे क्या होता है कि वो जो चक्र जो सही गति से और सही डायरेक्शन के अंदर, या फिर कहे कि जिस मात्रा के अंदर उसको वाइब्रेशंस क्रिएट करने चाहिए वो नहीं होता है, और इसके कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीजेस आते जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट और डिसीज का मेन कारण क्या है कि हमारी गलत सोच है, और गलत सोच जो है वो हमारे चक्रों को सही डायरेक्शन में न घूमने देते हैं, और न कि सही प्रकार के जो वाइब्रेशंस, जितने वाइब्रेशंस मतलब कि फ्रीक्वेंसी, तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हर चक्र को काम करना चाहिए वो चक्र वो फ्रीक्वेंसी से अगर वो काम नहीं करता है
तो उसका परिणाम ये होगा कि जो एनर्जी का लेवल अंदर बना रहना चाहिए वो नहीं बना रहता है। एनर्जी इतनी पर्याप्त मात्रा में अंदर नहीं रहती है कि अंदर की शुद्धि करे। तो धीरे धीरे करके अंदर फिर एक प्रकार का कचरा मॉर्बिड इकट्ठा होता जाता है और फिर इसके कारण हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट और डिसीजेस बने रहते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमारा जो ओरिजिनल जो इंटरनल स्टेट है, अब अभी तो जैसा इंटरनल स्टेट है ऐसे अकॉर्डिंगली हमारे चक्र काम करेंगे, पर ओरिजिनल जो उसका जो है चक्रों की जो ओरिजिनल स्थिति या इसको जो उसकी पैटर्न है जिस प्रकार उसको काम करना चाहिए वो अभी हमारे सामान्य व्यक्तियों के अंदर इस तरह काम नहीं करते हैं। तो साधना इसीलिए फिर चक्रों की साधना भी हमें आगे जाके करनी पड़ती है। तावरिया जी ने फेज 5 के अंदर ये चक्रों की साधना भी बताई है कि चक्रों को किस तरह रोटेट किया जाता है और फिर जो जो क्लॉकवाइज है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यहाँ तो अभी ऐसा है कि शायद कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्लॉकवाइज है वो गलती के कारण एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। ये सारी गड़बड़ी हमारे अंदर सिस्टम है और इसके कारण हमारी पूरी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है। हमारे अंदर जो गलत विचार आते हैं, शरीर में रोग आते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आते हैं, यहाँ तक कि दुख आता है। इस सब का कारण यही है कि ये जो पूरी अंदर की जो प्राण की प्रक्रिया या जो सिस्टम है वो सही ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर एक बार साधना करके ये सब ठीक ठाक कर देते हैं तो हेल्थ भी अच्छी बनती है, माइंड भी अच्छा बनता है और आगे की यात्रा फिर सुखद हो जाती है। This clockwise and anti-clockwise rotation not being what it should be, like the universal divine mind which is not kept free from the brain processes so that it can be in its natural state. Similarly, if the cosmic prana within us is left in its natural state of vibration and movement within us, that is, if it is not contaminated, we can experience its all powerful and forceful state as our own state. तो जैसे कि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड अंदर आता है और ब्रेन की प्रोसेस के साथ ये ये हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, आइडेंटिफाइड हो जाता है और नेचुरल स्टेट नहीं रहता है। इसी तरह जो कॉस्मिक प्राण जो हमारे अंदर आता है वो भी अंदर शुद्ध नहीं रहता है और उसका नेचुरल स्टेट उसमें नहीं रहता है कि जो नेचुरल स्टेट के अंदर उसके सही मात्रा में वाइब्रेशंस आने चाहिए वो नहीं होते हैं और वो प्राण अंदर कंटिमिनेट हो जाता है। इसके कारण जो ये जो फोर्स है, जो पावर है, उसका अनुभव हम नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका अगर ये शक्ति जो है प्राण ऊर्जा का अनुभव करना है तो एक ही बात है कि वो जितना भी प्योर रह सके अंदर, जिस तरह यूडीएम हमारे अंदर प्योर रह सके इस तरह प्राण भी जितना शुद्ध रह सके तो हम इस फोर्स और पावर को महसूस कर सकेंगे और फिर वो सही ढंग से वो फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसका घूमना भी चालू हो जाएगा, जो कि अभी नहीं है और उसके कारण हमारे अंदर ये गड़बड़ी चालू रहती है। The mind yoga and prana yoga practices are therefore meant to keep the universal divine mind and cosmic prana within us in their natural state, uncontaminated, and thus be able to reflect their mighty qualities in us. तो माइंड योगा और प्रैक्टिसेस जो प्राण योगा की प्रैक्टिसेस थे उसका मतलब क्या है या उसकी ज़रूरत क्या है कि जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड और कॉस्मिक प्राण हमारे अंदर आता है वो नेचुरल स्टेट के अंदर ही रहे, वो अनकंटेमिनेटेड स्थिति के अंदर रहे, ताकि उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसके जो गुण हैं, जो सुपर गुण है, जो माइटी क्वालिटीज़ है, उसका हम अनुभव कर सके। वही क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाएंगे। तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की जो क्वालिटी है वही क्वालिटी हमारे अंदर आ सकती है और यूनिवर्सल कॉस्मिक प्राण जो है उसकी क्वालिटी है वो भी हमारे अंदर आ सकती है। To this end, therefore, the practices
those seemingly physical are at least part of practices and have to be more mental, intellectual and psychic. तो शुरुआत तो हमेशा कोई भी प्रैक्टिस है उसको फिजिकल से ही करनी पड़ती है। तो जिस तरह ये प्राणयोग की प्रैक्टिस, खास करके बंधों की प्रैक्टिस जो है वो हमें शुरुआत में हम फिजिकल से करेंगे और फिर आगे जाके वो मेंटल या इंटेलेक्चुअल और साइकिक, इस दो प्रकार की फिर वो प्रैक्टिस बन जाएगी। ऑन पेज 10 लास्ट पैरा ऑफ द नोट्स of the 26th meeting, we have stated that the centers resemble miniature suns into which perpetually cosmic force flows in, and if this does not occur, life would cease. We hope you understand now what we mean in relation to prana. तो आप पिछली मीटिंग के अंदर उन्होंने ये एक बात बताई थी कि हमारे अंदर जो चक्र है वो जैसे कि छोटे छोटे सूर्य हमारे अंदर है, मिनिएचर सूर्य है। छोटे छोटे सूर्य जैसे कैसे होते हैं, इस तरह के छोटे सूर्य की तरह हर एक चक्र जो है वो हमारे अंदर बताए गए हैं या हमारे अंदर वो उसका सर्जन किया गया है कि जिसके अंदर फ्लो, ये जो कॉस्मिक फ्लो है वो उसके अंदर फिरता रहता है। वो जो ऊर्जा है वो अंदर आती है, और वो अगर नहीं आती है तो फिर ये शरीर जो है, ये सिस्टम जो है वो जिंदा रह नहीं पाती है। तो ये कॉस्मिक फोर्स का अंदर आना और सेंटर्स के ऊपर जाके कामकाज करना वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये पॉइंट अभी स्पष्ट हुआ होगा, ऐसा वो आशा करते हैं। बोथ द यूनिवर्सल डिवाइन माइंड एंड द कॉस्मिक प्राण परपेचुअली कीप फ्लोइंग इनटू एंड थ्रू अस, without which we cannot survive for a minute more vividly at the center. अब देखो ये जो शक्तियाँ दो आ रही हैं, जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड से और कॉस्मिक प्राण जो अंदर आते हैं और जो फ्लो उसका हमेशा कंटिन्यूसली चालू रहता है, तो वो एक थोड़ी क्षण के लिए भी, एक मिनट के लिए भी अगर वो बंद हो जाते हैं और वो चक्र के ऊपर जाके चक्र के अंदर से उसका प्रवाह नहीं होता है, तो व्यक्ति जो है वो जिंदा रह नहीं सकती है। अब ये बहुत गहरी बात है और साइंस की समझ में अभी ये बात नहीं आती है, क्योंकि ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एस्ट्रल बॉडी का साइंस है, और अभी हमारा साइंस ने एस्ट्रल बॉडी तक ये सारी चीज़ों को महसूस नहीं किया है, ना उस चीज़ों को पकड़ सका है साइंस। पर हकीकत ये है कि व्यक्ति जीता है तो न खाली हवा, पानी और खुराक से जीता है, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये प्राण शक्ति और ये जो चित्त की शक्ति या अवेयरनेस की शक्ति ये आती है, इसीलिए व्यक्ति जिंदा रहते हैं। पर ये जो है दूसरा पार्ट जो है वो अभी अनरिवील्ड है। पर हमारे ऋषि मुनि योगियों को पता था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है इसी तरह काम कर रहा है। ये शक्तियाँ हकीकत के अंदर आती है और चक्र के ऊपर वो जाती है, वहाँ से चक्र काम करते हैं और उस चक्र पूरे शरीर में ये शक्तियों को फैलाते हैं। उसके बाद में फिजिकल लेवल की क्रियाएं बनती है। तो प्राइमरी जो है वो एस्ट्रल है, इसीलिए पहले ये सारी क्रियाएं प्राइमरी लेवल पर घटित होती है। अब 2 पॉइंट अब यहाँ उन्होंने बताए हैं। एक्चुअली तावड़िया साहब क्या करते थे कि ये पेपर एक बना देते थे इस तरह का, और फिर मीटिंग में जाके उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते थे। तो हमारे पास तो उन्होंने जो पेपर बनाया था वही है। अब उसको वो वहाँ मीटिंग में क्या एक्सप्लेन करते थे वो तो अनफॉर्चुनेटली उस समय वो सब ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं था, उसकी फैसिलिटी नहीं होगी, तो वो सब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है।
ताकि हमें अभी पता नहीं है कि वो किस तरह इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करते होंगे, पर यहाँ 2 पॉइंट लिखे, इससे ये बात स्पष्ट होती है। जैसे कि एक पॉइंट लिखा है और दूसरा जो है वो उसके साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल भी दिएंगे, स्टोरी कुछ बताई होगी विष्णु और भगवान के लिए। और दूसरा पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ बर्थ, द रशिंग इन ऑफ कॉस्मिक प्राणा विद द फर्स्ट ब्रेथ एंड स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड फिजन। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन किए होंगे। हालांकि इन चीज़ों के बारे में उन्होंने कई जगह पर लिखा हुआ है। तो यहाँ जैसे कि पहला पॉइंट है एक्सप्लेन अवेयरनेस कॉन्स्टेंटली रशिंग आउट। तो अवेयरनेस हम जानते हैं कि अवेयरनेस किसकी क्वालिटी है, अवेयरनेस किसके साथ हमारे अंदर आती है, तो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड। यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की जो क्वालिटी है वो अवेयरनेस है। और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड जब इंडिविजुअल हमारे अंदर आता है, हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम में आता है, तो हमारी वो अवेयरनेस इंडिविजुअल लेवल की बन जाती है। मतलब ये एक लिमिटेड, हमारा जिस तरह का अंदर का स्ट्रक्चर है इस प्रकार की अवेयरनेस हमारे अंदर, पर वो कांस्टेंट आती रहती है, क्योंकि हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो उसके कारण ही चलती है। तो हर क्षण ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड इंडिविजुअल माइंड बन के हमारे अंदर आता रहता है और इससे एक अवेयरनेस भी जनरेट होती है और हमारा ब्रेन की एक्टिविटी कंटिन्यू बनी रहती है। इसी तरह जो कॉस्मिक प्राण है वो भी हर समय हमारे अंदर आता रहता है और उसकी शुरुआत बर्थ के ऊपर होती है। जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान ये सारी ऊर्जाएं जो है, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, एनर्जी ऑफ लाइफ और उसके साथ में जो डिवाइन फ्रैगमेंट या उसका आत्म तत्व, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर आती है। तो प्राण, कॉस्मिक प्राण जो है वो लाइफ के रूप में हमारे अंदर आता है, एक अवेयरनेस के रूप में आता है। मूलाधार और स्वादिष्ठान 2 चक्र है, मूलाधार से प्राण अंदर आता है और स्वादिष्ठान से अवेयरनेस अंदर आती है। और वो 2 चीज़ जब आती है तो ये फ्यूज़न और फिजन की प्रोसेस वहाँ घटित होती है मूलाधार स्वादिष्ठान के ऊपर, और फर्स्ट ब्रेथ बच्चे के अंदर चालू होता है। और फिर उस समय बच्चा, क्योंकि वहाँ एक स्पार्क होता है और स्पार्क के कारण थोड़ा सा बच्चे को पेन महसूस होता है, इसलिए बच्चा रोता है। और जब रोता है तो उसके लंग्स जो है वो काम करने चालू कर देते हैं और वो फिर लंग्स जो है हवा लेना चालू कर देता है, उसका डायफ्राम भी काम करना चालू कर देता है। ये सारी प्रोसेसेस बनती है। पर यहाँ भी जो है ये जो कॉस्मिक प्राण किस तरह अंदर आता है, ये साइंस या ये जो समझ है वो मॉडर्न साइंस को नहीं है। वो तो यही देखता है कि बच्चा जब बाहर आता है और फिर वो पहला श्वास लेता है, रोता है और फिर उसके लंग्स काम करने चालू कर देते हैं, इतना ही साइंस जानता है। क्योंकि ये कॉस्मिक प्राण अंदर आता है मूलाधार के ऊपर और स्पार्क करता है, ये सारी चीज़ें साइंस की समझ के बाहर है। तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन की होगी। एज वी एज्यूम वी डिसिपेट आवर अवेयरनेस एंड प्राणा एंड मेंटेन अननेचुरल स्टेट विद इन अस ऑफ प्राणा एंड अवेयरनेस एंड आर कन्विंस्ड that these unnatural states are correct. We breathe incorrectly and are convinced this is the proper way of to breathe. तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर आज जो है उसको हमने नॉर्मल और नेचुरल मान लिया है। हालांकि आज की जो स्थिति है, चाहे वो श्वास की स्थिति है या मन की स्थिति है, जो भी स्थिति है वो अप्राकृतिक है, पर उसको हमने प्राकृतिक समझ लिया। तो अवेयरनेस और प्राण जो है वो हम उसको नेचुरल स्टेट के अंदर मेंटेन नहीं कर सकते हैं और इसके कारण वो अननेचुरल बन गए हैं। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि भाई ये एक नेचुरल स्टेट के अंदर है। पर जब कोई बताता है कि भाई ये जो आप श्वास ले रहे हैं वो गलत है, इस तरह रिदमिक श्वास लो, तब पता चलता है कि आज अब तक हम गलत ही श्वास लेते थे। और जिस तरह हमारे
ब्रेन की प्रोसेसेस जो है, जिसको हम थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, वो भी हम हमारे अंदर जो चालू रहती है, तो उस वो भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी थिंकिंग प्रोसेस तो बराबर है। देखो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इतने इन्वेंशंस हुए हैं, तो थिंकिंग प्रोसेस तो सही है, इसीलिए तो इतनी तरक्की हुई है। पर जब सही प्रोसेस क्या है, मतलब कि जो हम कहते हैं ब्रेन और माइंड दोनों अलग रूप में किस तरह काम करते हैं, ये सारी चीज़ों का अगर कोई अनुभव करता है तब पता चलता है कि अरे नेचुरल स्टेट तो एकदम अलग चीज़ है, जो हम मानते हैं उससे तो बहुत अलग चीज़ है। Only when we correct all these incorrect processes, then only we realize the inner possibilities and power and force of the universal divine mind and of cosmic plan. अब जब हम इसको करेक्ट करते हैं, ये गलत प्रोसेस इसको हम जब करेक्ट करते हैं, सही करते हैं, तब हमें ये प्रतीत होगा कि हमारे अंदर कितनी एक पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों की। ये जो पावर और फोर्स जो अंदर आते हैं, जो यूनिवर्सल डिवाइन माइंड और कॉस्मिक प्राण से हमारे अंदर आता है, वो इसकी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है इसके हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो तो जब प्रोसेस करेक्ट होगी तभी हमें पता चलेगा। mere physical exercises are able to do nothing, hence the aid of the 3-step rhythmic breathing for 24 hours. अब फिर खाली हम और एक्सरसाइजेज करते रहेंगे, यहाँ तक कि बंद इतने पावरफुल थे वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अगर 3-step rhythmic breathing इसके सपोर्ट में नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसका कारण क्या है कि जो फिज़िकल एक्सरसाइज हम करते हैं, मतलब योगा की फिज़िकल एक्सरसाइज जो हम करते हैं, वो करके जो हम एनर्जी गेन करते हैं या जो स्टेट ऑफ माइंड बनाते हैं, वो लंबा समय टिकता नहीं है। जैसे हम बाहर की प्रवृत्तियों के अंदर इन्वॉल्व होते जाते हैं तो फिर धीरे धीरे करके जो स्टेट ऑफ माइंड जो बना था वो फिर नीचे उतर जाता है। एक ही चीज़ उसको सपोर्ट कर सकती है और एक ही चीज़ ऐसी है कि जो जिसके कारण वो चीज़ मेंटेन रह सकती है, और वो है 3-step rhythmic breathing। अगर कंटिन्यूसली 3-step साधना जो हम सुबह में करते हैं उसके बाद में 3-step अगर चालू रहता है तो वो चीज़ को हम मेंटेन कर सकते हैं, वरना तो फिर 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद में धीरे धीरे करके वो एनर्जी लो लेवल पर फिर से चली जाएगी। तो 3-step rhythmic breathing का साधना के अंदर बहुत महत्व है, और महत्व ये है कि वो स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन कर सके। द इमीडिएट इफेक्ट आर द रिकॉर्डिंग ऑफ द कंफ्यूज एंड क्रॉस न्यूरल सर्किट इन द ब्रेन। तो उसकी इमीडिएट इफेक्ट क्या हमारे अंदर होती है कि जो हमारे अंदर कंफ्यूज और क्रॉस न्यूरल सर्किट बनी है उसको रीऑर्डर करता है ये चीज़। तो इसको रीऑर्डर करने के लिए ये जब प्रैक्टिस होती है और फिर हमारा अंदर का ये न्यूरल सर्किट जो है वो इम्पोर्टेंट है। न्यूरल सर्किट मतलब कि ज्ञान तंतुओं की एक सर्किट होती है। अब जितने हम टेंशन से जीते, जितना सारा कंफ्यूज स्थिति हमारी अंदर रहती है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा रहता है, तो पहले इसकी असर न्यूरल जो है वो न्यूरल सर्किट के ऊपर पड़ती है। जो ज्ञान तंतुओं की सर्किट है वो टूटती जाती है, और ज्ञान तंतुओं की सर्किट टूटेगी तो प्राण का प्रवाह अंदर जिस तरह बहना चाहिए वो बहेगा नहीं, तो प्राण वो चीज़ वहाँ स्टैटिक होती जाएगी। प्राण स्टैटिक होता जाएगा, वो ऑर्गन स्टैटिक होते जाएंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि कई लोगों को थोड़ी उम्र बढ़ जाने के बाद में पैरालिसिस होता है और सारी न्यूरल जो खामियां होती है। उसका कारण ये है कि यहाँ प्राण ऊर्जा जो है वो स्टैटिक हो गई है, तो उसको फिर से रीऑर्डर में हमें लाना पड़ेगा ताकि वो नेचुरल स्टेट के अंदर फिर से काम कर सके। मूलबंध इज द कॉन्शियस कॉन्ट्रैक्शन ऑन द फिजिकल लेवल ऑफ द पेरिनियम, उडियान बंध ऑफ द सोलर प्लेक्सस एंड जालाधर बंध ऑफ द थ्रोट। तो ये तो हम सीख चुके हैं, देख चुके हैं 26 मीटिंग के अंदर कि जब मूलबंध हमें करना होता है
तो हमें पेरिनियम को जो है फिजिकल लेवल पर पेरिनियम को के मसल्स जो है उसको कॉन्शियसली कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जागृति पूर्वक, और बहुत स्लोली उसको करना पड़ता है। उसमें सिर्फ एक भी जरा सा भी झर्क नहीं लगना चाहिए। जैसे कि श्वास छोड़कर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं और ये पेरिनियम के जो मसल्स है उसको धीरे धीरे करके हम अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो मूलबंध के अंदर पेरिनियम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। उड्डयन बंध जब करते हैं तो सोलर प्लेक्सस मतलब मणिपुर के ऊपर नीचे के, या हम कहें कि पेट के हिस्से के जो मसल्स है उसको हम अंदर की ओर खींचते हैं। और जालंधर बंद करते हैं तब जो गले के अंदर के जो मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि खाली जो हमारी ठुड्डी है या जो ये हमारा जो दाढ़ी का हिस्सा है वो उसको छाती के साथ चिपका देते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई जालंधर बंद हो गया। ऐसा नहीं है। जैसे कि 6 एक्सरसाइज में हम खाली ये ठुड्डी को नीचे कर देंगे तो जालंधर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मसल्स को अंदर से खींचना पड़ता है। हालांकि जब 6 एक्सरसाइज करते हैं तो थूक गले के नीचे उतारते हैं तो वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वहाँ थोड़ा जालंधर बंद का हमें बेनिफिट रिफाइनिंग 6 के अंदर तो मिल जाता है। पर जब ये बंदों की प्रैक्टिस करते हैं तो कॉन्शियसली इन सब का हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। The performance of the bandhas enforce parasympathetic activities of the body, and we have noted earlier in our notes that this parasympathetic is the corrective system of the body which helps an individual to progress from the state of diagram 1 and ratio 2482 to diagram state 2 and ratio 5221 and form the vital corrective link between the heart center and the registration area. Study diagram 1 and 2. This vital link is missing in diagram 1. अब बंद का जब अभ्यास हम करते हैं तो हम पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम को हम जागृत करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। और पैरासिम्पेथिक सिस्टम जो है वो एक प्रकार की करेक्टिव सिस्टम है, क्योंकि हमें नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ये पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम काम नहीं करती है। इसी के कारण हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम की बहुत लिमिटेशंस हमारे अंदर रहती है। जब पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम काम करने लगती है तो हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी बढ़ने लगता है, आगे जाता है। और जिस तरह हम डायग्राम जानते हैं कि डायग्राम 1 है जिसके अंदर की स्थिति जो है वो 2482 की स्थिति है व्यक्ति के अंदर, और जब ये पैरासिम्पेथेटिक काम करने लगेगी तब डायग्राम 2 की जिसकी स्थिति IESM केंद्रों की 5221 है वो वो बननी चालू हो जाएगी। तो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम का योग के अंदर बहुत महत्व है, चाहे साइंस के अंदर जितना हो कि ना हो, साइंस को ये चीज़ पता हो कि ना हो, पर योग इसको बहुत बहुत महत्व देता है कि जो पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम हमारे अंदर काम करने नहीं कर रही है उसको जागृत करना है योग के अभ्यास के द्वारा, ये बंधों के अभ्यास के द्वारा। और बहुत जल्दी से हम 2482 से 5221 की ओर जा सकते हैं। तो जो और प्रकार की साधना जो करते हैं और सालों कई बार जन्मों लग जाते हैं ऐसे प्रोग्रेस के लिए, वो ऐसे ये हठयोग के प्रयोग या इस तरह प्राण योग के प्रयोग से एक ही जन्म में हम 5221 की स्थिति के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। और जब दूसरा एक ये होता है कि 5221 की मतलब डायग्राम 2 की स्थिति बनती है, तब आप डायग्राम जो किताब में दिए है वो देखोगे तो जो हमारा हार्ट है वहाँ से ब्रेन का जो रजिस्ट्रेशन एरिया है वहाँ डॉट 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 करके लाइन बताई है। वो ऐसा बताते हैं कि भाई ये
जब आप ये स्थिति पर पहुंचते हैं तो अभी आपका हार्ट सेंटर जो है वो इतना अच्छी तरह पॉजिटिवली काम कर रहा है कि जिसका प्रभाव अब आपके रजिस्ट्रेशन एरिया के ऊपर पड़ रहा है, मतलब आपके IESN जो केंद्र है उसके ऊपर उसका शुभ प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आप डायग्राम 2 के अंदर और डायग्राम 3A के अंदर देखेंगे कि इस तरह हार्ट से डॉट 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 रजिस्ट्रेशन एरिया तक बताए हैं, और वो यही बताते हैं कि ये अभी अंदर की कुछ सर्किट इस तरह काम करनी चालू हो गई है कि जो 522 के अंदर ही काम करती है, उससे पहले नहीं। इन उद्यान बंद healing energies from the solar plexus, actually Kundali, reduces the effect of stress and anxiety. अब दूसरा उद्यान बन की बात करते हैं कि जब उद्यान बन करते हैं तो हमारे अंदर जो सोलर प्लेक्सस है, सोलर प्लेक्सस का एरिया जो है, सोलर का एरिया है, उसमें 2 चक्र है, एक मणिपुर चक्र है और एक कुंडली चक्र है। तो कुंडली चक्र जब काम करने चालू करता है तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी हमारे अंदर जो पड़े हैं उसको वो कम कर देते हैं। तो हालांकि ये कुंडली चक्र का काम के लिए बहुत साल लग जाते हैं, क्योंकि मणिपुर चक्र जब तक एक्टिव है तब तक कुंडली चक्र काम नहीं करता है। तो इसीलिए मणिपुर को धीरे धीरे करके शांत करना पड़ता है, और ये कुंडली चक्र जब जागृत होता है तो अंदर जो टेंशन पड़ा है, स्ट्रेस पड़ा है, चिंता पड़ी है, ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती हैं, और ये हीलिंग एनर्जी है वहाँ। वी हैव स्टेटेड इन आवर अर्लियर नोट्स दैट एट द सोलर प्लेक्सस, दैट इज मणिपुर सेंटर, विच इज नॉट अ सिंगल सेंटर बट ए ग्रुप ऑफ 2, one large center Manipur and the other small center कुंडली। ये 2 चक्र है, एक मणिपुर बड़ा चक्र है और दूसरा कुंडली चक्र है, छोटा चक्र है, उसके बाजू में ही है। द फॉर्मर क्रिएट्स एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस एंड द लेटर द एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी। अब ये इम्पोर्टेंट बात है, 2 प्रकार की ऊर्जा है, हालांकि पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा भी कह सकते हैं। एक ऊर्जा जो है वो सेंसिटिवनेस की ऊर्जा है, और एक जो है वो दूसरी सेंसिटिविटी की ऊर्जा है। तो सेंसिटिवनेस की ऊर्जा जो है वो मणिपुर चक्र जनरेट करता रहता है, और कुंडली चक्र जो है वो सेंसिटिविटी की ऊर्जा जनरेट करता है। सेंसिटिवनेस की ऊर्जा जो है वो नेगेटिव है, हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस या एंजाइटी या और बहुत सारी जो कुछ है, डाउट्स है, इससे लेके सारी चीज़ें जो है सब नेगेटिव चीज़ों का कारण एक ही है कि ये सेंसिटिवनेस की ऊर्जा हमारे अंदर निरंतर बनती रहती है, और उसका कारण मणिपुर है। मणिपुर से ये ऊर्जा जनरेट होती है। अब जब कुंडली चक्र चालू हो जाएगा तो ये सेंसिटिवनेस की ऊर्जा जो है वो अभी एबेंडन एक भरपूर मात्रा में जो बनती है वो फिर सेंसिटिविटी की ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो जाएगी, और वो कुंडली चक्र जब जागृत होगा तब ये स्थिति बनेगी। सेंसिटिवनेस क्रिएट्स और is the chief cause of emotional and mental stress and anxiety, thus breaking the physical body। तो हमारे अंदर जो चिंता वगैरह है, स्ट्रेस वगैरह है, दूसरी जो नेगेटिव इमोशनल का स्टेट है, वो सारी चीज़ें जो है वो ये सेंसिटिवनेस के कारण होती है, और वो फिर वो जब होता है तो फिजिकल बॉडी जो है उसको वो तोड़ देता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सेंसिटिवनेस की ऊर्जा, और हमने ये डिस्कोर्सिस 1 में पढ़ा था इस मीटिंग, और इसका उपाय के लिए तावरिया जी ने हमें कॉटन प्रयोग भी दिया था कि भाई अगर सेंसिटिवनेस की ऊर्जा आपके अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और आपका इमोशनल स्टेट ज़्यादा नेगेटिव है तो आपको अनिवार्य रूप से कॉटन का प्रयोग करना चाहिए। और एक छोटा प्रयोग उन्होंने बाद में जो दिया वो बिटवीन 1 to 4 राइट नोस्ट्रियल को बंद कर देना है, और वो डिस्कोर्सिस 1 में दिया था वो
2 टाइम दिए थे, 12 to 3 एंड 4 to 7 राइट नोस्ट्रियल को कॉटन से बंद कर देना था। उसका कारण भी यही था कि ये जो भरपूर मात्रा में सेंसिटिवनेस की ऊर्जा बनती है हमारे अंदर, वो धीरे धीरे करके कम होती जाए और सेंसिटिविटी की ऊर्जा धीरे धीरे करके चालू हो जाए। दिस बंध ब्रिंग्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑपरेशन दिस करेक्टिव सेंटर कुंडली। तो ये बंध जब हम करते हैं इसका अभ्यास, तब ये कुंडली चक्र जो है वो जो कि करेक्टिव सेंटर है, मतलब कि वो सही ढंग से वो काम कर रहा है, वो इस तरह का वो चक्र धीरे धीरे करके डेवलप होगा और उसका ऑपरेशन, उसकी कामगिरी भी चालू हो जाएगी बंधों के कारण। जालंधर बंध ऑफ द थ्रोट स्टिमुलेट्स पैरासिम्पेथेटिक एरिया इन मेड्यूला ऑब्लंगेटा, regulating heart rate, respiration rate and blood pressure, and the most important fact, if you refer your earlier notes, that at this point is the important block at taluka, which is always in the open position, and if closed would prevent the incoming impulse from flowing over the top of the brain and over hind brain section 2 and B to front brain registration area section 1, and thus preventing identical and correlated memory patterns from meeting the incoming impulses, and enable an individual to A. open and close this block or psychic granthi, B. enabling an individual to establish the state of 3A diagram and then progress to 3B state, preferred diagram. Thus, this practices help an individual to slowly become more and more complete biologically. अब यहाँ बहुत सारी बातें यहाँ उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया अंदर बताई है ब्रेन के अंदर की। तो जालंधर बंध जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि थ्रोट का जो एरिया है उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उससे वो स्टिमुलेट होता है और इससे स्टिमुलेट होता है पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जहाँ हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेटा, मतलब कि ब्रेन के पीछे का हिस्सा जो है, छोटा दिमाग है, वहाँ जो एरिया है वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, कि वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा का काम क्या है कि हार्ट रेट जो है, रेस्पिरेशन रेट है, ब्लड प्रेशर है, इन सारी चीज़ों को वो रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो मूलाधार जब जालंधर बंध हम करते हैं तो क्या होता है कि ये पैरासिम्पेथेटिक काम करती है, पैरासिम्पेथेटिक का प्रभाव मेड्यूला ऑब्लंगेटा के ऊपर पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो है हार्ट रेट, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह धीरे धीरे करके नॉर्मल होते जाते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। और यहाँ तक कि जो रेस्पिरेटरी रेट हमारा नॉर्मली ज़्यादा होता है, 18-20 चलता है श्वास का, वो ये जो हार्ट रेट जो है हमारा 72 चलता है, वो धीरे धीरे करके 60 तक आ सकता है, क्योंकि ये पैरासिम्पेथेटिक अब काम करने लगी है। अब दूसरी बात यहाँ बताते हैं कि जो पहले की मीटिंगों के अंदर उन्होंने बताया था कि जो तालुका का जो एरिया है, मतलब ब्रेन के पीछे का हिस्सा है, वहाँ एक वाल है। यूँ कहें कि सुषुम्ना नाड़ी जो है वो उसके 2 छोर के ऊपर 2 वाल है, उसका उपला छोर है वो तालुका के पास जाता है और वहाँ एक वाल है, और दूसरा वाल जो है सुषुम्ना का के नीचे का हिस्सा जो है, जो मूलाधार को टच करता है, वहाँ दूसरा वाल है। और ये हम जानते हैं ये सारी प्रक्रिया कि भाई एक वाल इधर और वो बंद चालू होता है। अगर ऊपर का वाल चालू है तो नीचे का बंद रहेगा, और जब नीचे का वाल खुलता है तो ऊपर के वाल को बंद होना पड़ता है, क्योंकि उसकी पूरी प्रोसेस भी हम जानते हैं कि भाई जब ऊपर का वाल खुला रहता है तो हमारे अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आता है वो ब्रेन में जा सकता है, और जो वहाँ मेमोरी पैटर्न पड़ी है, आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न, उसके साथ मिलता है और फिर ब्रेन के टॉप के हिस्से से आगे रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर आता है और विचार बन जाता है। ये सारी प्रक्रिया हमने देखी है। तो इस तरह
ये एक स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब सुषुम्ना के नीचे का वाल खुल जाता है तो ऊपर का बंद हो जाता है, तो जो इम्पल्स अंदर ऊपर की ओर जाता है वो ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा और न वो मेमोरी पैटर्न को मिल पाएगा, वो फिर बाजुओं के जो चैनल्स है उसके द्वारा वो आगे जाएगा और वो फिर वहाँ ब्रेन में अंदर आगे के हिस्से से वो ब्रेन के अंदर वो जा सकता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो पूरी की पूरी यहाँ उन्होंने ये बताई है और वो उसको डायग्राम ए, डायग्राम 3A, 3B वगैरह जो है वो ये स्थिति को कहते हैं। ये सब हम आगे देख चुके हैं, इसलिए इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Thus we note that one in diagram 2 the link is established between heart center with the registration area and the four centers IESM therein, that is therein second kundali is generated and starts functioning and creating the vital energy of sensitivity. 3 the psychic Granthi at taluka medulla oblongata is brought under control and so can be open or closed as required. To make this possible, vital points in the midbrain are also made operative, as we have noted about our fingers and their centers in the brain. तो इससे क्या होता है, ये तीन प्रकार के यहाँ एक उसकी असर को बताते हैं कि जब ये होगा तो पहला ये होगा कि डायग्राम जैसे कि डायग्राम 2 के अंदर बताया है कि हार्ट सेंटर और रजिस्ट्रेशन एरिया के बीच में एक एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, एक लिंक बन जाती है और वो लिंक के कारण जो IESM केंद्र जो है वो प्रभावित होते हैं और वो 5:1 की स्थिति में आ जाते हैं, मतलब कि एक आइडियल स्थिति में, बैलेंस स्थिति में आते हैं और काम करते हैं। ये एक रिजल्ट बताते हैं। दूसरा रिजल्ट ये आता है कि कुंडली जो चक्र है जो अभी काम नहीं कर रहा है वो काम करना चालू कर देता है और वो फिर सेंसिटिविटी की जो वाइटल एनर्जी है उसको वो बनाता है। तब हम फिर नेगेटिव स्टेट से हम फिर बाहर निकल सकते हैं। और तीसरा द साइकिक ग्रंथि एट तालुका मेड्यूला ओब्लंगेटा इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। तो ये जो ऊपर का वाल जो है वो हमारे कंट्रोल में आता है और जब चाहे हम उसको बंद चालू कर सकते हैं। जब योगी या साधक जो है वो ध्यान में जाना चाहता है, गहराई में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, ये ऊपर के वाल को बंद कर देगा और इनकमिंग इम्पल्स को ब्रेन में नहीं जाने देगा ताकि विचार न बन पाए। विचार अपने आप में डिस्टर्बेंस है। विचार चाहे कितना भी उपयोगी है, विचार चाहे कितना भी हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, विचार से इतनी सारी हम शोध कर सकते हैं, डिस्कवरी होती है, सब कुछ है, फिर भी ध्यान के अंदर विचार जो है वो एक डिस्टर्बेंस ही है। इससे हम और आत्मा की ओर नहीं जा सकते। विचार अपने आप में एक ऑब्स्टिकल है। तो जब योगी क्या करता है कि ये ऊपर का वाल को बंद कर देता है ताकि इनकमिंग इम्पल्स ब्रेन के अंदर न जाए और विचार ही न बने, तो एक वो ध्यान या समाधि की स्थिति के अंदर कुछ समय के लिए वो रह सके। तो ये भी एक कंट्रोल अपने आप में आ जाता है। तो यहाँ रुकते हैं, बाकी ये बंदों की बात इसमें आगे और भी आएगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ये हमने जाना कि ये बंद कितना उपयोगी है, प्राणियों का कितना उपयोगी है, पर ये सब थोड़े गाइडेंस के साथ धीरे धीरे इसको करना है तो कर सकते हैं। एकदम जल्दबाजी में उसको नहीं करना है और क्योंकि उसके साथ बहुत सारी नर्व्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर आप गलत रूप से करोगे तो नर्व्स को डैमेज हो सकता है। चक्रों जो अभी तो उल्टा पुल्टा चल ही रहे हैं वो और उसमें गड़बड़ी आ सकती है। तो ये इतने सारे उपयोगी है, हमें 3A के स्टेज के ऊपर 5:1 के स्टेज के ऊपर ले जा सकते हैं। फिर भी बहुत संभल कर
सोचकर या गाइडेंस। ये जालंधर बंद करते हैं सर, जी तो कभी कभी अपने आप नीचे से मूल बंद लग जाता है, कभी ऐसे, तो होने देना चाहिए कि नहीं? हाँ, होने देना चाहिए। जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती है उस तरह अपने आप में ये क्रियाएं घटित होती है। तो जालंधर बंद करते तो ये तो कई लोगों का अनुभव है कि 6 एक्सरसाइज जब करते हैं या इवन 5th एक्सरसाइज के अंदर, किसी को 4th एक्सरसाइज के अंदर भी अपने आप में मूलबंध जैसे एक लॉक अपने आप में लगता हो, ऐसा महसूस होता है। रिफाइनिंग के दौरान कई लोगों को ऐसा महसूस होता है। तो 6 एक्सरसाइज जब आप करोगे और उसके दौरान या फिर जालंधर की कोई अलग प्रैक्टिस भी करोगे तो उसके अंदर मूलबंध जो है अपने आप में लगता है, तो लगने दो, ये तो बहुत अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। जी सर। हाँ, मुझे लग रहा था कि कहीं गलत प्रोसेस तो नहीं हो रहा है। नहीं नहीं तो नहीं। कभी, हाँ, कभी कभी लगेगा उद्यान बंद हो रहा है, कभी जालंधर हाँ, बंद हो रहा है, कर रहे हैं तो। होने दो। जितना अपने आप में होता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जब खुद करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे होने की संभावना होती है। जब प्राण अपनी इंटेलिजेंस से ये सब अपने आप में करने लगता है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। जी सर। तीसरा कोई प्रश्न किसी को? नमस्ते सर, उमेश। हाँ, नमस्ते उमेश जी, बोलिए। हाँ, सर मैं ये स्वाइसो करता हूँ घर पे। जी जी। तो बैरफुटेड करने का और 36 साइकिल पे करने का। वाह, बिल्कुल 36 के ऊपर ही करना है और बैरफुटेड ही करना है। बैरफुटेड नहीं करना है, मतलब कि आपको कुछ या तो आप मैट्रेस के ऊपर खड़े रहकर करिए या फिर चप्पल वगैरह पहन के करिए। बैरफुटेड नहीं करना है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ओके। हाँ 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 हाँ, ये ध्यान रखना है। ओके सर, मतलब मैं कोई भी चटाई या कुछ भी रख के करूँगा हाँ, तो चलेगा चलेगा। ये होना चाहिए, इसको इंसुलेट होना चाहिए, मतलब कि डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके, डायरेक्ट अर्थिंग नहीं होना चाहिए ना। जी जी। थैंक यू सर। ओके।